हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, धड़कन लव द पावर के 1 से लेकर 33 तक के सभी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। जिन दोस्तों ने उन्हें नहीं देखा हो, प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। दिव्या सबके बीच आती है। तो दिव्या से क्या हुआ, किसका फ़ोन था? अब आगे दिव्या डैड का था फ़ोन। उन्होंने 11 बजे तक फैमिली कोर्ट में बुलाया है। वो और निकिता शादी कर रहे हैं। सब ये खबर सुनकर चौंक भी जाते हैं और खुश भी होते हैं। तेज और तनय एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो ठीक है, हम चलेंगे। ठीक है, तो तुम लोग चले जाना, लेकिन मुझे दीक्षा तुम अपनी कुंडली दे देती। तुम्हारी शादी का मुहूर्त निकलवाना है, इसलिए तुम्हारी कुंडली चाहिए। और तुम अपने माँ पापा को बुला लेती तो उनसे भी बात हो जाती। पता तो चले वो इस शादी को लेकर क्या सोचते हैं। दीक्षा उदास होकर, दादी जी, मेरे माँ पापा तो नहीं हैं, लेकिन मेरी दी ही मेरी माँ है और मेरे डैडा अब मेरे पापा हैं, तो इनसे ही बात कर लीजिए। दादी दीक्षा के सर को सहलाकर, कोई बात नहीं, हम है ना, तुम्हारी कोई कमी नहीं रहने देंगे। तो तुम्हारी कुंडली तो दिव्या बीच में ही कहती है, दादी दीक्षा की कुंडली आपको कुछ दिनों में मिल जाएगी और जब डैडा आएंगे तब आप उनसे बात कर लीजिएगा। ठीक है, तुम दीक्षा की कुंडली मंगवा लेना। तो अब हम चलते हैं। चलो सीता। दादी के कहने पर सीता जी भी चेयर से उठकर खड़ी हो जाती हैं। तश, तनय और तेज आकर दादी जी से मिलते हैं और उनके गाल पर किस करते हैं। उनके बिला से जाने के बाद सभी जल्दी जल्दी अपना नाश्ता खत्म कर 11 बजे से पहले कोर्ट पहुंचना है सोचकर रेडी होने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर अखिल के घर पर अखिल फोन कॉल कट कर फोन साइड में रख देता है और अपने बाहों में सिमट कर सोई निकिता को बहुत प्यार से देखते हुए उसके बालों में उंगलियां फंसाकर सोच रहा था कि जब निकिता को अपने और उसकी शादी की बात पता चलेगी तब निकिता खुशी से उसे गले लगाएगी या उसे चूमेगी, क्या क्या करेगी निकिता उसके साथ। अखिल ये ख्वाब उसे मुस्कान से रोक नहीं पा रहे थे। अखिल मुस्कुराते हुए निकिता के सीने में अपना चेहरा घुसाकर चूमने लगता है। तभी निकिता कुनकुनाते हुए और भारी सांस लेते हुए अपनी आंखें खोलती है। अखिल निकिता को उठते हुए देख उसके चेहरे के पास आकर उसके गाल को अपने अंगूठे से सहलाते हुए उससे बोलता है, जान उठ गई तुम? तो अब चलो जल्दी से जाकर फ्रेश होकर आओ और रेडी हो जाओ। तब तक मैं कुछ खाने के लिए बना लेता हूँ। निकिता बेसर उठकर जाने लगती है तो अखिल वापस से निकिता का हाथ पकड़कर बेड पर खींचकर उसके ऊपर आकर कहता है, बिना मुझे गुड मॉर्निंग किस दिए जाओगी तो तुम्हें पाप चढ़ेगा। चलो जल्दी से मुझे मेरा गुड मॉर्निंग किस दे कर मेरा गुड मॉर्निंग गुड कर दो। लेकिन निकिता उठकर वॉशरूम में फ्रेश होने चली जाती है। निकिता के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ जाती है, ये सोचकर कि उससे पीछा छुड़ाने के लिए अखिल कितना खुश है। निकिता कुछ देर में फ्रेश होकर शावर लेकर वॉशरूम से सिर्फ एक टॉवल पहने आती है तो अखिल उसे देखता ही रह जाता है और हेयर ड्रायर से प्लग पर लगाकर निकिता के बाल सुखाने लगता है। निकिता के बाल सुखाने के बाद अखिल कमरे में पहले से रखे कुछ बैग्स निकिता के पास लेकर आता है और उनमें से एक हैवी वर्क डिजाइन की साड़ी निकालता है। लेकिन निकिता अपनी नजरें तक उठाकर उस साड़ी को नहीं देखती। अखिल निकिता को खड़ा कर उसके बॉडी से टॉवल को उतारकर साइड में रख देता है। अखिल पहले निकिता को उसके गारमेंट्स पहनाता है, फिर उसे ब्लाउज पेटीकोट पहनाकर निकिता को साड़ी पहनाकर उसके कुंच को निकिता के पेट के पास उसकी नेवल के पास टक कर देता है। फिर उसके आंचल को उसके कंधे पर पिन करके सेट करता है।
सही तरीके से निकिता को साड़ी पहनाने के बाद अखिल निकिता को स्टूल पर बैठाकर उसके बालों को बनाकर उसमें गजरा लगा देता है। फिर उसे सारी ज्वेलरी पहनाता है। नीचे अपने घुटने के बल बैठकर निकिता के पैरों को अपने घुटने पर रख उसे पायल पहनाने लगता है। अखिल को यूं खुद को इतने प्यार से तैयार करते देख निकिता को समझ में नहीं आ रहा था कि अखिल का असली चेहरा कौन सा है। अभी जो वो उससे इतने प्यार से खुद से तैयार कर रहा है या फिर वो जो उसने पिछली रात को दो बार देखा था। निकिता अपने मन में कहती है, कभी कभी तुम यूं प्यार जताते हो जैसे मैं जिंदगी हूँ तुम्हारी, कभी कभी तो यूं ठुकरा देते हो जैसे कि मुझे जानते तक नहीं। अखिल निकिता को पूरी तरह से तैयार कर उसे मिरर में देखता है। फिर उसकी आंखों से काजल निकालकर निकिता के कान के पीछे लगाकर निकिता के माथे को चूमते हुए कहता है, जान तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जान तुम बस 10 मिनट वेट करो, मैं अभी आता हूँ। कहकर अखिल जल्दी से वहाँ से कबर्ड के पास जाकर उसमें से एक पेपर बैग निकालकर वॉशरूम में चला जाता है। अखिल के जाने के बाद निकिता वॉशरूम के डोर को देखते हुए कहती है, लगता है आपको बहुत जल्दी है मुझे खुद से जुदा करने की। कुछ देर में अखिल वॉशरूम से तैयार होकर बाहर आता है। अखिल ने एक क्रीम और महरून कॉम्बिनेशन में शेरवानी पहना हुआ था जिसमें अखिल बहुत हैंडसम लग रहा था। अखिल आगे आकर निकिता का हाथ थामकर आगे बढ़ जाता है। इसी बीच न तो निकिता ने खुद को देखा था और न ही अखिल को अपनी नजरें उठाकर देखी थी। निकिता अखिल के साथ जाते हुए अपनी बंद मुट्ठी को खोलकर देखती है जिसमें स्लीपिंग पिल्स की बोतल थी। निकिता मुस्कुराकर अखिल को देखते हुए अपने मन में कहती है, अगर इस जन्म में आपकी नहीं हुई अखिल तो किसी और की को खुद को छूने का हक भी नहीं दिया है मैंने। अखिल घर से बाहर आकर बड़े ही अदब से निकिता के लिए कार के फ्रंट सीट का डोर खोलता है। निकिता उसमें बैठ जाती है। फिर अखिल भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठकर कार स्टार्ट करके वहां से कोर्ट जाने के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद अखिल फैमिली कोर्ट के सामने आकर अपनी कार रोकता है और कार का डोर खोलकर बाहर निकलकर निकिता से कहता है, निकिता मैं अभी आता हूँ लेकिन तुम कार से बाहर मत आना, मैं आऊँगा तुम्हें लेने के लिए। निकिता बस सर हाँ में हिला दी। अखिल वहाँ से चला गया। अखिल के जाते ही निकिता ने अपनी मुट्ठी खोली जिस पर उसने स्लीपिंग पिल्स की बोतल पकड़ रखी थी। निकिता बोतल का ढक्कन खोलकर सामने अखिल को देखी जो किसी से बात कर रहा था। उस बोतल और उसमें रखे पिल्स को देखकर निकिता वो दिन याद आ जाता है जब निकिता ने पहली बार अखिल के कबर्ड के ड्रॉवर में स्लीपिंग पिल्स की बोतल देखी थी। फ्लैशबैक निकिता और अखिल के एक होने के बाद जब अखिल अपने कमरा कुछ कर रहा था तभी निकिता उसके कमरे में जाती है और अखिल को पीछे से गले लगाकर उससे पूछती है, अखिल जी आप क्या कर रहे हैं? अखिल निकिता को वैसे ही अपनी पीठ पर चढ़ाकर कहता है, बस फाइल ढूंढ रहा हूँ जान, तुम बोलो। हो अखिल जी मैं आप अपनी आगे कुछ कहती कि वार्डरोब खुले होने से निकिता की नज़र स्लीपिंग पिल्स की बोतल पर चली जाती है। निकिता अखिल से, अखिल जी आप स्लीपिंग पिल्स खाते हो, इससे आपको नींद आ जाती है? हाँ कभी कभी खाना पड़ता है पहले, पर अब तुम हो ना मुझे सुलाने के लिए। तुम्हारे मेरे पास सोने से मुझे खुद ब खुद नींद आ जाती है, मुझे अमीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अखिल निकिता को बताता है और अगर मैं खा लूँ तो अखिल निकिता के सर पर चपात लगाते हुए कहता है, ओ पागल हाई पावर की पिल्स हैं, अगर तुम एक गोली खाओगी तो 2 दिन के लिए सो जाओगी और अगर पूरी। निकिता फिर से अखिल से पूछती है। अखिल निकिता को देखता है, अगर पूरी खाई तो सीधा ऊपर का टिकट कट जाएगा तुम्हारा, समझी? अखिल सीटी बजाते हुए अपनी उंगली से ऊपर की ओर दिखाता है।
बैक एंड अखिल को देखकर निकिता पूरी बॉटल की पिल एक बार अपने मुंह में डालकर पानी का बॉटल का ढक्कन खोलकर पानी पीने लगती है। आधा बॉटल पानी पीने के बाद निकिता अपना सर बैक सीट पर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी एक कार निकिता के कार के सामने आकर रुकती है, जिसमें निकिता अपनी आंखें खोलकर देखती है तो सामने के कार में मिस्टर खन्ना बैठे हुए होते हैं। मिस्टर खन्ना कार का डोर खोलकर बाहर आते हैं और अपने फ़ोन से अखिल का नंबर डायल करते हैं, जो अखिल ने निकिता के फ़ोन से पिछले रात को ही सेंड कर दिया था। मिस्टर खन्ना का फ़ोन आता देख अखिल कॉल रिसीव कर हेलो बोलता है तो मिस्टर खन्ना अखिल से बोलते हैं, मैं कोर्ट पहुंच गया हूं, तुम कहाँ हो? निकिता अखिल की ओर मिस्टर खन्ना दोनों को बारी बारी से देख रही थी। अखिल मिस्टर खन्ना को देखकर फ़ोन कॉल कट कर उनकी तरफ बढ़ जाता है। अखिल के सामने से हटते ही निकिता की नज़र अखिल के पीछे खड़ी दिव्या और दीक्षा पर जाती है, जो पूरी तरह से किसी की शादी में जाने की तरह रेडी थी। दिव्या और दीक्षा यहाँ क्या कर रही हैं? ये कौन सी जगह है? कहते हुए निकिता इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ाकर देखने लगती है। तभी उसे कोर्ट के ऊपर बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में फैमिली कोर्ट लिखा हुआ दिखा। अखिल जी मुझे फैमिली कोर्ट लेकर क्यों आए हैं? निकिता सोच ही रही थी कि तभी दिव्या और दीक्षा उसकी कार के पास आकर शीशे पर नॉक करती हैं। निकिता जल्दी से शीशा नीचे करती है तो दिव्या निकिता से कहती है, होने वाली भाभी अब कार से बाहर भी आ जाओ। होने वाली भाभी निकिता का दिमाग इन 3 शब्दों को दोहराने लगता है। अब आ भी जाओ ना बाहर। दीक्षा कार का डोर खोलकर निकिता को बाहर आने के लिए कहती है। निकिता कार से बाहर निकल कर आती है, जिसे देख दीक्षा उससे कहती है, भाभी आप इस शादी के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। निकिता के लिए ये तीसरा शॉट था। शादी का जोड़ा निकिता खुद को देखती है तो उसने एक हैवी डिजाइन की रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी। अखिल उनके सामने आकर कहता है, 11 बजने वाला है, चलें? रजिस्ट्रार को वेट कराना सही नहीं है ना फिर? अखिल निकिता के कान में झुककर कहता है, रजिस्ट्रार की छोड़ो, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है कि तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में देखने के लिए। निकिता को शॉक्ड पर शॉक लग रहा था। निकिता अखिल से निकिता के जिस हाथों को पकड़ा था उसे पकड़कर रोकते हुए बोलती है, निकिता अखिल जी मुझे आपसे कुछ कहना है। अखिल हाँ जान, हम बात करेंगे, लेकिन पहले हमारी शादी हो जाए, उसके बाद करते हैं। वैसे भी मुझसे तुम्हें प्यार करने का और वेट हो नहीं रहा है। आज पूरी रात मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। निकिता आगे कुछ कहती, उसे सामने से अखिल के सीनियर मिस्टर दीक्षित आते हुए नजर आते हैं। मिस्टर दीक्षित निकिता के पास आकर उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, बहुत प्यारे लग रहे हो दोनों साथ में। हमेशा ऐसे ही एक दूसरे का हाथ थाम कर रखना और एक दूसरे के साथ रहना। निकिता को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो अखिल को कैसे बताए कि उसने अखिल से दूर जाने से अच्छा खुद को खत्म करने के लिए स्लीपिंग पिल्स खाई है, और उसे स्लीपिंग पिल्स खाए लगभग 15 मिनट तक ही हो चुका है। अखिल निकिता का हाथ थामकर रजिस्ट्रार के पास पहुंचता है। वहां पर पहले से ही तच, तनय और तेज उनका वेट कर रहे थे और उनके साथ ही अखिल के कुछ कलीग्स भी वहां मौजूद थे। उन सबको देखकर अखिल के पीछे फोन पर बात कर रहे हुए अंदर आ रहे मिस्टर खन्ना कहते हैं, ये डाइवोर्स सेक्शन तो नहीं लग रहा है। और जैसे यहाँ मौजूद सभी लोग रेडी होकर आए हैं, इन्हें देखकर तो यही लग रहा है कि यहाँ डाइवोर्स नहीं शादी हो रही है। मिस्टर खन्ना की बात सुनकर अखिल कहता है, डाइवोर्स होने के लिए पहले शादी होना जरूरी होता है, और हमारी शादी होने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं कभी हमारा डिवोर्स होगा। तो तुमने मुझे यहाँ अपनी शादी देखने के लिए बुलाया है?
तुम्हें पता भी है कि तुम किससे उलझ रहे हो? मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूँ। मिस्टर खन्ना की बात सुनकर मिस्टर दीक्षित हंसते हुए कहते हैं, मिस्टर, आप जो भी गलत इंसान को धमकी दे रहे हैं, अगर इसका दिमाग खिसक गया ना तो आपकी पूरी जिंदगी पुलिस स्टेशन की चक्कर काटते हुए पार हो जाएगी। आपका होने वाला दामाद सीबीआई ऑफिसर अखिल अग्निहोत्री है। इसका नाम सुनकर ही गुंडे और क्रिमिनल्स की पैंट गीली हो जाती है। मिस्टर खन्ना बस अखिल का मुंह देखते रह जाते हैं। अखिल मिस्टर खन्ना से वैसे भी जिन लड़कों के फोटो और बायोडाटा आपने निकिता को भेजा था, उन सब के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन निकलवाया है। उन सब से आपको कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर था, इसलिए आप निकिता की शादी उनसे करवाना चाहते थे। अखिल साद आवाज़ में आगे बोलता है, चुपचाप से बेटी की शादी देखिए और ये भूल कर कि आपकी कोई बेटी भी है, यहाँ से निकल जाइए। मिस्टर खन्ना कुछ कहने के काबिल ही नहीं बचे थे अखिल की सच्चाई जानकर। मिस्टर दीक्षित अखिल से, अखिल चलो साइन करो, निकिता तुम्हारा वेट कर रही है। अखिल निकिता को देखता है और आगे आकर मैरिज रजिस्टर में अपना साइन करता है। अखिल की खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। अखिल साइन करने के बाद पेन निकिता की तरफ बढ़ा देता है। निकिता नम आंखों से अखिल को देखते हुए उसके हाथ से पेन लेकर साइन करती है। सभी तालियां बजाने लगते हैं। अखिल की तरफ से वीकनेस के तौर पर मिस्टर दीक्षित और दिव्या साइन करते हैं, तो वहीं निकिता की तरफ से दीक्षा साइन करती है। और जब दीक्षा पेन तनय की तरफ करती है तो बीच में ही तेज पेन लेकर कहता है, मैं करूँगा साइन। तेज साइन करता है। रजिस्ट्रार, अब आप मंगलसूत्र और सिंदूर दान की रस्म करते हैं। रजिस्ट्रार के कहने पर तनय अपने बैग से 2 माला निकालकर दिव्या को दे देता है। दिव्या एक माला निकिता को पहनाने के लिए अखिल को देती है और दूसरा निकिता को दे देती है। तो निकिता दिव्या से बात करने की कोशिश करते हुए कहती है, दिव्या मेरी बात सुनो ना। दिव्या निकिता की पीठ सहलाते हुए, पहले ये रस्म कर लो फिर बात करते हैं। अखिल माला निकिता के गले में पहनाता है और निकिता के खुद को माला पहनाने का वेट करता है। निकिता सबकी तरफ देखते हुए अखिल को माला पहना देती है। सब फिर दोनों के लिए तालियां बजाते हैं। दिव्या अखिल को मंगलसूत्र देती है, जो अखिल बिना देर किए निकिता के गले में पहना देता है। अखिल के मंगलसूत्र पहनाते ही निकिता मंगलसूत्र को छूकर देखने लगती है। फिर दिव्या अखिल को सिंदूर की डिब्बी देती है, जिसमें से अखिल एक चुटकी सिंदूर लेकर निकिता की मांग में भर देता है। निकिता अपनी आंखें बंद कर लेती है और जब कुछ देर बाद अपनी आंखें खोलती है तो उसे अपने सामने सब धुंधला धुंधला दिखाई देता है। इसका मतलब कि उसने जो स्लीपिंग पिल्स खाई थी, अब वो पिल्स अपना असर दिखाना शुरू कर चुकी थी। बस दोनों के लिए तालियां बजाने लगते हैं। रजिस्ट्रार कहते हैं, अब आप दोनों कानून तौर पर पति पत्नी बन गए हैं। अब आप अपने बड़ों से आशीर्वाद ले सकते हैं। अखिल निकिता का हाथ पकड़कर मिस्टर दीक्षित के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेता है। मिस्टर दीक्षित खुश रहो, हमेशा साथ रहने की दुआ देते हैं। निकिता की आंखें अब बंद होने लगती हैं। निकिता की हाथ की पकड़ अखिल के हाथ पर मजबूत हो जाती है। अखिल से, अखिल जी, मैंने स्लीपिंग पिल्स खाई है। क्या क्या कहा तुमने? अखिल हैरानी से निकिता को देखते हुए पूछता है, लेकिन तब तक निकिता अखिल के बाहों में बेहोश होकर झूल जाती है। कार में सीता जी किसी गहरी सोच में खोई हुई थी, तो उन्हें दादी हिलाते हुए पूछती है, क्या हुआ बहू, क्या सोच रही हो? सीता जी, माँ, मैं सुहाना के बारे में सोच रही थी। मैं 6 साल पहले जिस सुहाना से मिली थी, ये सुहाना वैसी बिल्कुल नहीं है। इसे देखकर लगता है
जैसे वो सुहाना है ही नहीं। बहू, तुम कहना क्या चाहती हो? दादी असमंजस के भाव से सीता जी से पूछती हैं। माँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ये लड़की जो तच के साथ उसकी बीवी बनकर रह रही है ये सुहाना है। मुझे लगता है कि ये कोई और ही है जो सुहाना जैसा चेहरा होने का फायदा उठाकर तच की जिंदगी में घुस गई है। क्योंकि माँ, सुहाना कभी इंडियन ड्रेस पहनती ही नहीं थी और कुकिंग तो उसे आता ही नहीं था। लेकिन ये लड़की कितनी अच्छी तरह से इसने कॉफी बनाई, छोले भटूरे बनाए, जैसे वो ये सब कितने समय से करती आ रही है। और सबसे बड़ी बात, दीक्षा तो तनय की पत्नी है, तो उसे दी क्यों कह रही है? तच की बीवी होने के नाते तो दीक्षा को उसे भाभी कहना चाहिए था। मैं ये यकीन के साथ कह रही हूँ माँ कि ये लड़की सुहाना नहीं, कोई और है। देखो बहू, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लड़की सुहाना है या नहीं। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरा बच्चा, मेरा तच, जो उस लड़की के मरने के बाद तड़प रहा था, उसके चेहरे पर हंसी देखने के लिए हम तरस गए थे। वो अब खुश है इसके साथ। देखा नहीं तुमने कैसे किचन में तच बहू को प्यार करने के लिए परेशान कर रहा था? और तुम्हें तो पता है, शादी के बाद ऐसे जब एक मर्द अपनी पत्नी के साथ रहता है और उसे ऐसे परेशान करता है तो इसका क्या मतलब होता है? तुम्हें भी तो वीर ऐसे ही परेशान किया करता है, भूल गए क्या? दादी सीता जी को उसके दिन याद कराते हुए कहती हैं। माँ, आप भी बच्चों की बात से मुझ पर आ रही हैं। दादी हंसने लगती है, लेकिन सीता जी का दिमाग अभी भी सुहाना और दिव्या में उलझा हुआ था। अखिल जी, मैंने स्लीपिंग पिल्स खाई है, निकिता अपनी सांस काबू करने की कोशिश करते हुए कहती है। निकिता की स्लीपिंग पिल्स खाने वाली बात सुन अखिल हैरानी से निकिता को देखते हुए उससे पूछता है, क्या कहा तुमने? लेकिन तब तक निकिता बेहोश होकर अखिल की बाहों में झूल जाती है। निकिता, निकिता, क्या हुआ निकिता? अखिल निकिता को अपनी बाहों में मजबूती से थाम कर संभालते हुए बोलता है। लेकिन उसे निकिता से कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि निकिता अब पूरी तरह से बेहोश हो गई थी। अखिल की घबराहट के कारण उसके गले से आगे कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। अखिल की शादी में आए सभी हैरानी से अखिल के बाहों में बेहोश निकिता को देख रहे थे। बात आगे ना बढ़े इसलिए दिव्या अखिल से कहती है, डैडा, वो भाभी शादी के कारण घबरा गई थी, इसलिए अब बेहोश हो गई हैं। हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। दिव्या अखिल की आंखों में देखते हुए मीनिंगफुल नजरों से अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है। इतना काफी था अखिल को इशारा करने के लिए। अखिल निकिता को अपनी बाहों में उठाए कोर्ट रूम से बाहर भागता है। तच पहले ही बाहर आकर कार स्टार्ट कर रखा था और दिव्या को जोर से आवाज देते हुए कहता है, दिव्या जल्दी आओ। तब तक अखिल निकिता को कार के पास लेकर आ गया था। अखिल निकिता को लेकर बैक सीट पर बैठ जाता है और दिव्या फ्रंट सीट पर तच के साथ बैठ जाती है। दिव्या के बैठते ही तच कार हॉस्पिटल जाने वाले रास्ते पर फुल स्पीड दौड़ाने लगता है, तो उनके पीछे की कार में दीक्षा, तनय और तेज मिस्टर दीक्षित भी आ रहे थे। मिस्टर दीक्षित कार में बैठने से पहले ही अखिल के कलीग्स को समझा चुके थे कि कोई खतरे की बात नहीं है, सिर्फ सफोकेशन की वजह से निकिता बेहोश हुई है, तो उन सबको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो अखिल के सभी कलीग्स हॉस्पिटल आना चाहते थे, ताकि अगर किसी भी तरह से अगर अखिल को उसकी ज़रूरत पड़ती तो उन्हें देर ना हो। तत्काल हॉस्पिटल के गेट पर रोकता है कि दो नर्स और वार्ड बॉय जल्दी से स्ट्रेचर लेकर तच की कार के पास आ जाते हैं। अखिल निकिता को कार से लेकर बाहर आता है और उसे स्ट्रेचर पर लेटाता है।
अनुज पहले से ही अपनी पूरी टीम और अपनी मॉम डॉक्टर अंजलि शास्त्री के साथ तच के आने का वेट कर रहा था, क्योंकि तच ने उसे पहले ही कॉल कर इमरजेंसी रूम रेडी करने के लिए बोल दिया था। डॉक्टर शास्त्री जल्दी से निकिता के पास आकर उसके नब्ज चेक करते हुए कहती हैं, इसे जल्दी से इमरजेंसी में लेकर चलो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। सुनकर अखिल का दिल धड़कना ही भूल गया था। थोड़ी देर पहले कहाँ वो अपनी मोहब्बत को बीवी बनाकर उसके साथ पूरी जिंदगी जीने का सुनहरा सपना देख रहा था, और अभी उसकी वही मोहब्बत जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। सब एक एक करके इमरजेंसी वार्ड के पास आकर खड़े डॉक्टर के बाहर आने का वेट कर रहे थे। अखिल की नज़र तो इमरजेंसी वार्ड के डोर पर टिकी हुई थी। अखिल यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा था। लगभग 3 घंटे गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक डॉक्टर बाहर नहीं आए थे। तेज से अब बर्दाश्त नहीं होता, और उसे लग रहा था कि ओबरॉय विला में उसकी मॉम और निकिता के मिलने की वजह से ही निकिता ने एक कदम उठाया है। तेज सबसे किनारे जाकर अपनी मॉम किंजल को कॉल करता है, और उसके कॉल रिसीव करते ही कोल्ड वॉइस में बोलता है, आपकी बेटी निकिता सिटी हॉस्पिटल में जिंदगी और जंग से लड़ रही है। अगर आप उसे आखिरी बार ही सही आप देखना चाहती हैं तो सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। तेज अपनी मॉम से बात कर जैसे पीछे पड़ता है तो अपने सामने तच को खड़ा पाता है। भाई वो मुझे पूरी बात बताओ, तच बिना किसी भाव से कहता है। तेज की आंख से आंसू बह जाते हैं और तेज तच को सब कुछ बता देता है। तेज तच को सब कुछ बताने के बाद उससे कहता है, भाई उसे भी तो अपने माँ के प्यार की ज़रूरत है, लेकिन मॉम ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। मैं उसने जो दर्द सहा है उसे तो कम नहीं कर सकता, लेकिन एक भाई का प्यार तो उसे दे सकता हूँ ना मैं। तो इसलिए तुमने मैरिज रजिस्टर पर साइन किया था। तच के पूछने पर तेज हाँ में अपना सर हिला देता है, तो तच तेज को अपने गले से लगाकर उससे कहता है, उसे कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। और सिर्फ तुम क्यों, हम सब की वो बहन है। जैसे जूही को हम सब प्यार करते हैं, वैसे ही अब निकिता को भी प्यार करेंगे। तेज भी तच की बात सुनकर मुस्कुरा देता है, और दोनों इमरजेंसी वार्ड के पास आकर डॉक्टर के बाहर आने का वेट करने लगते हैं। अखिल से अब बर्दाश्त नहीं होता तो अखिल डोर की ओर बढ़ जाता है, लेकिन अखिल अंदर जाता उससे पहले ही अंदर से डोर खुलने की आवाज़ आती है, जिसे सुन अखिल वहीं पर रुक जाता है। डॉक्टर शास्त्री वार्ड से बाहर आकर सबको देखते हुए पूछती हैं, इनके हस्बैंड कौन है। अखिल जल्दी से आगे बढ़ जाता है और बोलता है, जी मैं हूँ, कैसी है मेरी वाइफ। डॉक्टर शास्त्री, आपको पता है कि आपकी वाइफ ने अपनी जान लेने की कोशिश की है, जो कि एक तरह से क्राइम है। अखिल हाँ में सर हिलाता है, क्योंकि निकिता ने जो लास्ट में कहा था कि उसने स्लीपिंग पिल्स खाई है, वो सुनकर अखिल समझ गया है। डॉक्टर शास्त्री, क्या आपको पता है कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। डॉक्टर की बात सुनकर अखिल की दिल की धड़कन एक बार फिर से रुकती हुई महसूस हुई। इसका मतलब कि वह बाप बनने वाला है। अखिल के चेहरे पर आई हैरानी को देखकर डॉक्टर शास्त्री समझ जाती हैं कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता है। डॉक्टर शास्त्री आगे बोलती हैं, आपकी वाइफ 1 मंथ प्रेग्नेंट है। डॉक्टर शास्त्री अखिल के गाल को सहलाते हुए उससे कहती हैं, देखो इस बार तो हम माँ और बच्चे दोनों को बचाने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन अगर आगे ऐसा कुछ होता है तो बच्चे को बचाना मुश्किल होगा, और साथ तुम्हारी वाइफ की जान को भी खतरा हो सकता है। डॉक्टर
की माँ और बच्चे को बचाने वाली बात सुनकर अखिल की आंखों से आंसू बह गया कि आज वो सिर्फ अपनी मोहब्बत को नहीं खोता बल्कि उसके साथ अपनी मोहब्बत की निशानी अपने बच्चे को भी खो देता। डॉक्टर शास्त्री अखिल और सबको देखती हैं, जिनके चेहरे पर अब मुस्कान बिखर गई थी। देखो, शायद उसे भी इस बारे में कुछ पता नहीं है। नहीं तो एक लड़की अपनी जान दे सकती है, लेकिन अपने अंदर पलने वाले बच्चे की जान खुद कभी नहीं ले सकती। इसीलिए उससे बात करो और जिस वजह से भी उसने ऐसा कदम उठाया है वो सॉल्व करो। और अब अपनी वाइफ का ज़्यादा ध्यान रखना, उसे खुश रखने की कोशिश करना, क्योंकि अब वो जितना स्ट्रेस लेगी उसका सीधा असर तुम्हारे बच्चे पर होगा और उसकी ग्रोथ पर भी प्रॉब्लम होगी। डॉक्टर शास्त्री की पूरी हिदायत सुनकर अखिल हाँ में अपना सिर हिला देता है और उनसे पूछता है, क्या मैं अपनी वाइफ और अपने बच्चे से मिल सकता हूँ? अभी वो बेहोश है, लेकिन तुम जाकर उससे मिल लो, क्योंकि ये फीलिंग बहुत खास होती है। कहते हुए डॉक्टर शास्त्री वहाँ से अपने केबिन की तरफ चली जाती हैं। निकिता की माँ बनने वाली बात और अब निकिता और उसका बच्चा ठीक है सुनकर सभी के चेहरे मुस्कुरा उठे थे। दिव्या और दीक्षा भागकर आकर अखिल के गले लगते हुए बोली, डैडा आप डैड बनने वाले हो, कंग्रेचुलेसन डैडा। अखिल भी दिव्या और दीक्षा को कसकर गले लगा लेता है। दिव्या और दीक्षा को अखिल के गले लगते देख तक्ष और तनय का मुंह बन जाता है। तक्ष और तनय एक दूसरे का मुंह देखकर एक दूसरे को अपनी आंखों से इशारा करते हैं, जैसे कह रहे हैं, दिव्या और दीक्षा को किसी और के गले लगने का कोई हक नहीं है। वो सिर्फ दोनों उन्हें हक कर सकती हैं और किसी को नहीं। दिव्या और दीक्षा अखिल से अलग होती हैं तो दीक्षा उछलते हुए खुशी से कहती है, डैडा हमारे घर में दो दो बेबी आने वाले हैं। एक बेबी मुझे मासी कहेगा तो दूसरा मुझे बुआ कहेगा। बुआ मासी कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। दीक्षा की खुशी देखकर अखिल उसके सर पर चपात लगाते हुए नम आंखों से दीक्षा को देखते हुए कहता है, अभी उसके आने में टाइम है, सब्र करो। दिव्या दीक्षा को साइड हटाते हुए कहती है, डैडा इसको छोड़ो, ये तो है ही पागल। आप पहले अंदर जाओ और भाभी से मिलो, उन्हें भी तो बताओ कि वो माँ बनने वाली हैं। और डैडा भाभी ने ऐसा क्यों किया है, अभी इस बारे में उनसे कुछ भी बात मत करना, ठीक है। अखिल दिव्या की बात सुनकर फिर से अपना सर हाँ में हिलाता है और इमरजेंसी वार्ड की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। तब भी वहाँ किंजल जी और रमन के पापा धीर जी वहाँ भागते हुए आते हुए नजर आते हैं। किंजल जी रोते हुए पूछती हैं, कैसी है मेरी बच्ची, कहाँ है निकिता, मुझे उससे मिलना है, प्लीज बताओ ना मेरी बच्ची कैसी है। अखिल किंजल जी को तो जानता था, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये किंजल जी निकिता को बच्ची क्यों कह रही हैं, और इसी वजह से अखिल के जाते हुए कदम ठिठक कर रुक गए थे। अखिल किंजल जी को असमंजस के भाव पर देख रहा था तो वहीं दिव्या दीक्षा और मिस्टर दीक्षित को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ आखिर हो क्या रहा है। किंजल जी का निकिता को बच्ची कहना सिर्फ तक्ष, तनय और तेज ही समझ पा रहे थे। तेज को किंजल जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने भी अपनी माँ खोई थी, इसलिए उसे अच्छे से पता था कि बिना माँ के रहना कैसा होता है। वैसे तो उसकी और जूही की किस्मत अच्छी थी कि किंजल जी ने उन दोनों को सगी माँ से बढ़कर प्यार दिया था, लेकिन उनकी अपनी बेटी का क्या, जिसने अपना पूरा बचपन बिना माँ के गुजारा था। तेज आगे आकर उनसे गुस्से में कहता है, अब ये आंसू बहाकर क्या दिखाना चाहते हैं आप कि आप उससे कितना प्यार करते हो। ये दिखावा करना बंद कीजिए। आप मुझे अच्छे से पता है आप कोई उससे प्यार वार नहीं करते,
तो अपने ये आंसू संभाल कर रखिए, क्योंकि निकिता बिल्कुल ठीक है और उसके पास आपसे ज़्यादा आपकी परवाह करने वाले, उससे प्यार करने वाले मौजूद हैं। जब आपको उसके साथ होना चाहिए था, तब तो आपने उसे अकेला छोड़ दिया और अभी ये आंसू बहाकर दिखा रही हैं जैसे उससे कितना प्यार करती हैं। तेज की सारी बातें उसके पापा को गुस्से से भर देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ से इस तरह से बात करने की? अपनी तमीज भूल गए हो क्या तुम? कहते हुए तेज के पापा तेज को कसकर थप्पड़ मारते हैं। तेज अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है, लेकिन ये क्या, थप्पड़ तेज को नहीं बल्कि तच के गाल पर पड़ता है। दिव्या और दीक्षा आश्चर्य से अपने मुंह पर अपना हाथ रख लेती हैं। तच जी। दिव्या के मुंह से सिसकियों में तच का नाम निकलता है। तच को थप्पड़ पड़ते देख दिव्या की आंखें नम हो जाती हैं। दिव्या आंखें नम देखकर अब अखिल से भी बर्दाश्त नहीं होता और वो तच की तरफ बढ़ जाता है। हुआ यूं था कि जब तेज के पापा उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाते हैं तो उन्हें देखकर तच और तनय तेज के आगे आकर खड़े हो जाते हैं और तेज के पापा का मारा हुआ थप्पड़ तच के गाल पर पड़ जाता है। भाई! तेज भी दबी आवाज में भाई बोलता है। उसकी आंख से आंसू की एक बूंद लुढ़क कर उसके गाल पर गिर जाता है। तच तेज के गाल से उसके आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए बोलता है, कुछ नहीं हुआ है। तच दिव्या को देखकर फिर छोटी सी स्माइल करता है ताकि दिव्या भी रोना बंद कर दे। दिव्या को देखने के बाद तच अपनी नजरें उठाकर तेज के पापा को देखता है। तेज के पापा तच की लाल आंखें देखकर डर कर 2 कदम पीछे हट जाते हैं। तच दांत पीसते हुए कहता है, आपको पता है ना, तेज या तनय को एक खरोंच भी आ जाती है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और आपने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो बोलिए अभी मैं आपके साथ क्या करूं? कहते हुए तच बिल्कुल धीर जी के पास उनकी आंखों में आंखें देखते हुए खड़ा हो जाता है। वहाँ से आने जाने वाले लोग खड़े होकर उनको देखने लगते हैं। देखो तच, मुझे पता है कि मुझे तेज पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन तुमने भी तो देखा ना कि तेज अपनी माँ से कैसे बदतमीजी से बात कर रहा था, तो उसे बताना जरूरी था कि वो गलत कर रहा है। धीर जी तच के खून को सुखा देने वाले और इसे डर कर कांपते हुए बोलते हैं, आपको पता है ना कि मेरे लिए मेरे भाई बहन नहीं, मेरे बच्चे हैं। उन्हें चोट लगने से मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरा सीना चीर दिया हो। तो आपने उन पर हाथ कैसे उठाया और कौन सा गलत कहा है? सही तो कहा है उसने। जब एक 5 साल की बच्ची को अपनी माँ की जरूरत होती है तब उन्होंने किंजल को घूरते हुए उसे अकेले छोड़ दिया, क्या सोचकर कि बड़े होने पर उन्हें देखकर वो मामा कहते हुए आकर उनके गले से लग जाएगी। ये तो यहाँ आपसे शादी कर खुशी से अपनी जिंदगी बिता रही थी, लेकिन उसने वो सब सहा है जिसे सुनकर भी हमें दर्द होगा। इसलिए अब अगर वो ऐसा चाहेगी तब भी उसे हम तीनों भाई उसे करने नहीं देंगे। हम उसे आपको माफ नहीं करने देंगे। तच बेटा, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। मैं निकिता को कभी छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।